हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला के YouTube चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लाए हैं संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण को हम एकदम जीरो से सीखेंगे और इसे जीरो से लेकर के एकदम थोड़ा सा ऊंचे लेवल तक लेकर के जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और क्रम बाय क्रम हम आपको बताते चले जाएंगे, पढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम जान लेते हैं वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो वर्णमाला में होता क्या है? वर्णमाला में वर्ण या अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर होते हैं। ठीक है, तो मुख से जिन ध्वनियों को हम उच्चारित करते हैं, मुख से जिन ध्वनियों को हम उच्चारित करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क, ग, ख, ग, ये सब क्या है? अ, आ, उ, ये सब हमारे क्या है? वर्ण या अक्षर हैं। ठीक है, अक्षर की वैसे परिभाषा है न क्षरत इति अक्षरः, न क्षरत इति अक्षरः। ठीक, न क्षरत इति अक्षरः अर्थात जिसका क्षरण न हो या जिसका विनाश ना हो वो हमारा अक्षर कहलाता है। जैसे आ हो गया, अ हो गया, उ हो गया, क हो गया, ग हो गया, प हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? अक्षर हैं। क्या हैं? अक्षर हैं। तो इस तरह से अक्षर की परिभाषा यही है कि न क्षरति इति अक्षरः। ठीक, तो वर्णमाला में वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, अब देखिए वर्ण के भेद। तो इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक, एक तीसरा भी भेद होता है जिसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह मुख्य रूप से दो भेद हैं और एक तीसरा भी भेद होता है, अयोगवाह होता है। तो हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हम किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेते, स्वर कहलाते हैं। सुनिएगा एक बार फिर से कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक, ये स्वर हो गया। अब व्यंजन। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हम किसी अन्य ध्वनियों की सहारा लेते हैं, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो व्यंजन की परिभाषा हो गई। और अयोगवाह, अधन योग धन वाह। अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ता है, वाह मतलब वहन। जिनका योग न हो फिर भी हम जिसे वहन कर रहे हो, साथ लेकर के चलते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, तो तीनों की परिभाषा हमने बता दिया है। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये स्वर को देखते हैं। तो स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हम अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, स्वर कहलाते हैं। तो परिभाषा हमारी हो गई। जैसे आपका हो गया अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। ये सब हमारे क्या हैं? स्वर हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई तो उसके बारे में जान लेंगे। जैसे अ हम बोल रहे हैं तो अ बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। अ, आ, ई, उ ना, तो हम जो बोल रहे हैं केवल वही ध्वनि हमारे मुख से
निकल रहा है। अगर ई बोल रहे हैं तो केवल ई की ध्वनि निकल रही है, तो इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 हो गए। ठीक, तो मगर वास्तव में स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत व्याकरण में यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने स्वर हैं, तो संस्कृत व्याकरण में केवल कितने स्वर हैं, 9 हैं। ठीक, कौन कौन से, अ ई उ री री, फिर ए ओ ऐ और औ, ये हमारे मूल स्वर, मतलब ये हमारे स्वर हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो संख्या पूछेगा आपसे, तो संख्या आप बताइएगा कि संख्या कितने हैं, 9 है। ठीक, तो संख्या ऐसे 9 है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 9। हाँ, ऑप्शन में 9 ना दे तो 13 दे तो 13 लगाइएगा। अगर 9 और 13 दे तो 9 को लगाइएगा, 9 नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, 13 लगाएंगे। ठीक, अब स्वर के भेद, स्वर के भेद, अब स्वर के भेद या स्वर के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले मूल स्वर कौन कौन से हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ये स्वर की पहचान है। ठीक, तो स्वर के भेद बाद में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं मूल स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके अ ई उ री और री, 1 2 3 4 और 5। तो मूल स्वर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। और कौन कौन हैं, तो अ ई उ री और री, ये हमारे पास 5 मूल स्वर हो गए। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो वो आपके हैं ए हैं, ओ हैं, ऐ हैं और औ हैं। ये 4 हमारे पास मूल स्वर हैं। तो 5 और 4 मिला के कुल कितने हो गए, 9। अच्छा, संयुक्त स्वर इसे क्यों कहते हैं, तो देखिए संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, तो जब कोई भी वर्ण, ठीक, अलग अलग 2 वर्णों से मिलकर के बना होता है तो उसे हम संयुक्त स्वर कह सकते हैं। तो जैसे अ धन ई से हमारा क्या बनता है, ए, अ धन उ से हमारा क्या बनता है, ओ, और अ धन ए से क्या बनता है, ऐ, अ धन ए से ऐ, और अ धन ओ से औ बनता है। ठीक, तो इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। तो चलिए इतना तो हो गया। अब हम स्वर के भेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं, या स्वर के 3 भेद हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। क्या क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, मतलब जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया अ ई उ री और री। ठीक, ये हो गया। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 हैं, अ ई उ री और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक, जैसे हो गया ए ओ ऐ और
औ, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आ बड़ी बड़ाऊ दीर्घ री ए ओ और औ। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये सब हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में ह्रस्व का दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, वो आपका क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। वास्तव में तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो वास्तव में देखिए, दीर्घ स्वर आपके केवल इतने हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जो समान वर्णों से मिल करके एक नया वर्ण बनाता है, जो समान वर्णों से मिल करके एक नया वर्ण बनाता है, वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। और संयुक्त स्वर जब 2 असमान वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तब वो संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे देखिए, आ किससे मिलके बना है? अ धन अ से क्या बना आपका? आ बना। तो इसलिए ये क्या हो गया? दीर्घ। ई धन ई से दीर्घ ई, उ धन उ से दीर्घ उ, री धन री से री, मतलब दीर्घ री बनता है। मगर ए देखिए, अ धन ई से आपका क्या बनता है? ए बनता है। तो यहां पर देखिए क्या कि अ और अ से आ बना, तो समान वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहां पर दीर्घ स्वर होता है। असमान वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तो वहां पर संयुक्त वर्ण होता है। इतना हो गया। अब देखिए, यहां पर कुछ है प्लुत स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे आपका हो गया ओम, ठीक, आ, इस तरह से ई, ऐसे, मतलब जितने भी आपके स्वर होते हैं उसके आगे ये 3 जैसा, हिंदी के 3 जैसा बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का सिंबल ही हिंदी का 3 होता है। तो प्लुत स्वरों की संख्या कभी नहीं पूछता कि प्लुत स्वर कितने हैं, ठीक है? तो इसमें लिए कोई दिक्कत नहीं होता। तो प्लुत स्वर की परिभाषा यही होती है कि जो ह्रस्व का 3 गुना और दीर्घ का दुगुना समय ले, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए हम कुछ और देख लेते हैं आज कि वर्णों का उच्चारण काल। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णों का उच्चारण काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इसके लिए एक सूक्ति है, उस सूक्ति को हम लोग पढ़ते हैं। तो सूक्ति आपका क्या है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतेजयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। क्या है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोजयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम न। तो क्या कह रहा है? एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, ह्रस्व की कितनी मात्रा समझनी चाहिए? 1। तो ह्रस्व में क्या आते हैं? अ, ई, उ, री और री, इनकी क्या होती है? 1 मात्रा। ठीक, कितनी होती है? 1 मात्रा। अब देखिए क्या कर रहा है? द्विमात्रो दीर्घम उच्यते। तो दीर्घ को क्या समझना चाहिए? द्विमात्रिक समझना चाहिए। आ, ई, उ और री, ठीक है? इसके बाद साथ ही साथ में ए, ओ और औ, इनको क्या समझना चाहिए? द्विमात्रिक समझना चाहिए। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो। अब देखो, प्लुत को क्या समझना चाहिए? प्लुत को त्रिमात्रिक, क्या समझना चाहिए? त्रिमात्रिक समझना चाहिए। अब व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन को आधा मात्रा समझना चाहिए। आधा मात्रा, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को क्या समझना चाहिए? अर्धमात्रिक, अर्थात आधा मात्रा। अब देखिए, मात्रा क्या है?
ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा समझना चाहिए। मात्रा क्या है? मात्रा मतलब समय, मात्रा काल मतलब समय। तो किसी को बोलने में कितना समय लेना चाहिए, अर्थात किसी वर्ड को बोलने के लिए हमें कितना समय लेना चाहिए या कितने समय में उसको बोल देना चाहिए, यही हमारा मात्रा काल है। तो एक मात्रा काल क्या होता है? जैसे हमने बोला तो अ को बोलने में केवल उतना समय लगना चाहिए जितना हमारा पलक झपकने में समय लगता है। अर्थात ये जो पलक है इसको झपकने में जितना समय लगता है केवल उतना ही समय ह्रस्व को बोलने में लगना चाहिए। अब उसके बाद देखिए दीर्घ की, तो दीर्घ की मात्रा को बोलने के लिए अर्थात वर्णों को बोलने के लिए, जैसे हमने बोला आ, तो आ बोला तो 2 बार उतने में पलक झपकना चाहिए। अर्थात 2 बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय हमें दीर्घ मात्रा में बोलने में लगता है। अब प्लुत को 3 मात्रिक और व्यंजन को आधा मात्रिक, जैसे क, ख ना, इस तरह से हमें बोलना चाहिए। अर्थात जो व्यंजन होते हैं ये हमें अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धमात्रिक। ठीक, व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा? व्यंजन की परिभाषा, स्वर की परिभाषा और अयोगवाह की परिभाषा। साथ ही साथ में एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया है। और साथ ही साथ में आज हमने सीखा है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हमारा समरी रहा है। तो आज की क्लास में हम स्वर के बारे में जाने हैं, अगले क्लास में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रत्याहार को पढ़ेंगे, जिसके लिए में हमें माहेश्वर सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो उस ट्रिक से हम लोग माहेश्वर सूत्र को याद करेंगे ताकि कभी भी और कहीं से भी माहेश्वर सूत्र पूछा जाए तो बड़े आसानी से हम लगा लें। तो उस वीडियो का आप इंतजार करिए, हम बहुत जल्द ही वो वीडियो लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।